हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा बजट 2022-23 के बारे में। दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हरियाणा बजट का कुछ पुराना इतिहास पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम प्रभात जैन ने हरियाणा का पहला बजट पेश किया था। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा बनने के बाद 1966-67 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित बघेल दयाल शर्मा की सरकार में ओम प्रभात जैन वित्त मंत्री बनी थी और वर्ष 1967 में हरियाणा का पहला बजट पेश किया था। और ओम प्रभात जैन देश के किसी भी राज्य की वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला बनी थी। दोस्तों ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये ओम प्रभात जैन कैथल से विधायक बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के पहले बजट में किस पर फोकस किया गया था? तो पहले बजट में दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों खेती और शिक्षा पर फोकस किया गया था। ओम प्रभात जैन ने पहले बजट पर दोस्तों खेती और शिक्षा पर फोकस किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 फरवरी 2020 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पहली बार बजट पेश किया था। और मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया के नारे को साकार करते हुए सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा पहुंचे और पुरानी प्रथा को समाप्त किया। और हरियाणा में किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा बजट पेश करने का यह पहला मौका मिला है उन्हें, क्योंकि वे हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो साथ ही साथ वित्त मंत्री बने दोस्तों। और 2020 में इन्होंने डिजिटल बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, अब दोस्तों हरियाणा बजट 2022-23 के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री होने के नाते वर्ष 2022-23 में कौन से नंबर का बजट पेश किया है? तो इन्होंने दोस्तों तीसरे नंबर का बजट पेश किया है, यानी कि इन्होंने तीसरा डिजिटल बजट पेश किया है। आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों हरियाणा बजट 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनेंगे। अब दोस्तों मैंने इसको पॉइंटों में डिवाइड किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यह बजट प्रदेश में पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित था। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने इस साल अपने बजट को अमृत बजट कहा है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार ने इसे वज्र बजट का नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए काउंटर साइकिल फिस्कल उपाय किए गए दोस्तों इस बजट में। और जान लेते हैं, इस समय देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4% है और हरियाणा सरकार ने इसे 4% करने का लक्ष्य रखा है। और इस बजट में 3 उद्देश्य रखे गए दोस्तों। अंत्योदय की भावना से सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण, और फिर दूसरा है प्रभावी आय पुनः वित्त नीतियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि, और तीसरा है रोजगार व उद्यमिता में सृजन। नेक्स्ट है, हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल ने 8 मार्च 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,73,255.99 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि पिछले वर्ष के बजट से दोस्तों 15.6% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत व्यय खर्च दोस्तों इतना है, जबकि राजस्व व्यय इतना है। और दोस्तों इस बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.7 करोड़ रुपए है। और पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2014-15 से बढ़कर 2021-22 में दोस्तों इतना हो गया है, जिसमें 6.5% की वृद्धि हुई है। और हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया इस बजट में। राजकोषीय व्यय से बचने के लिए 3 समर्पित कोष भी स्थापित किए जाएंगे। नंबर 1 है हरित विकास उद्देश्यों के लिए जलवायु व्यवस्थित विकास कोष स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान व नवाचार कोष स्थापित किया जाएगा। और स्टार्टअप की सहायता के लिए उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने सरकारी संस्थाओं को पोर्टफोलियो प्रबंधन और कम लागत के लिए उन्हें पूंजी देने के लिए हरियाणा में हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी की भी स्थापना की जाएगी। और जान लेते हैं दोस्तों हरियाणा के बजट में एक वज्र या फिर डायमंड मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
इस बजट में आर्थिक विकास और मानव विकास को बढ़ाने, ईज ऑफ लिविंग, गरीबों व वंचित समूह के उत्थान और नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ रोजगार व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए वजर मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों इस बजट में 5 शक्तियां भी रखी गई है, उनके बारे में जान लेते हैं। समर्थ हरियाणा, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार किया जाएगा। और अंत्योदय गरीब से गरीब व्यक्ति को उत्थान किया जाएगा। सतत विकास व सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। और संतुलित पर्यावरण और पर्यावरण स्थिरता बनाई जाएगी। और सहभागिता, सार्वजनिक व निजी भागीदारी को मिलाया जाएगा दोस्तों। और पढ़ लेते हैं दोस्तों इस बजट में अब कुछ अलग अलग पॉइंट मैंने डिवाइड किए, जैसे महिला को क्या मिला है, कृषि क्षेत्र में क्या मिला है। तो महिला शक्तिकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि वाला सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। और महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना भी शुरू की जाएगी। और कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में नए आवास बनाए जाएंगे दोस्तों। और भिवानी जिले के कुंडल व छापर तथा सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी कॉलेज बनाए जाएंगे। और हरियाणा में महिला स्वयं सहायता समूह के ऋण की संपूर्ण राशि माफ की जाएगी, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। और दोस्तों जो भी ये पॉइंट बजट में कहे गए हैं, मैं आपको डेली हरियाणा करंट में रिपीट करवाता रहूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। अब दोस्तों कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र को क्या मिला है। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। और फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ में फसल विविधीकरण लक्ष्य रखा गया है। और किसानों को किराए पर मशीन उपलब्ध करवाने के लिए 5 मशीन बैंकों की स्थापना की जाएगी। और किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में रोजगार के लिए 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद की जाएगी दोस्तों। ये पॉइंट वैसे लिखा, चार पीछे कुछ नहीं है। और एम्ब्रिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने पर बछड़ों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और अंत्योदय परिवार जिनके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि स्थान नहीं है, उन परिवारों को ग्राम पंचायत की भूमि पर एक साझा शेड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। और गुरुग्राम में सार्वजनिक व निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं के लिए एक आधुनिक एक्वेरियम भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में हैफेड द्वारा गुड़ इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और सभी जिलों में दूध और दुग्ध व अन्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। और एक मुफ्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर 2022 तक फसल व ऋण से संबंधित ब्याजों को माफ किया जाएगा दोस्तों। और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग को क्या मिला है। और हरियाणा में प्रदूषण को कम करने के लिए हर जिले के हॉटस्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदला जाएगा। और प्रमुख पर्यावरणविद श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर 3 लाख रुपए की पुरस्कार की शुरुआत भी की जाएगी। और प्रदेश में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति भी लागू की जाएगी हरियाणा में। और हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष गणना और जियो टैगिंग की शुरुआत की जाएगी। कालका से लेकर कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल की शुरुआत की जाएगी। और प्रदेश के 10 नई हाईटेक नर्सरियां विकसित की जाएगी हरियाणा प्रदेश में। मेवात जिले में बहुविषय राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही वर्तमान में। और बेटियों को सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा के लिए दोबारा से साथी योजना को शुरू किया जाएगा। और स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।
अगले 3 वर्षों में 362 नए संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। और कौशल विकास को या कौशल को बढ़ावा देने के लिए STEM लैब की स्थापना की जाएगी। 8वीं से 12वीं तक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को दोस्तों मुफ्त टैबलेट मिलेगी। सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ट्विनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षा को हेडमास्टर, हेड टीचर व प्रेषर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राचीन भाषाओं और हस्तलिपि में सीखने, अध्ययन और शोध को प्रोत्साहन करने तो अनुदान या सब्सिडी दी जाएगी। उन्नत व बढ़ती प्रौद्योगिकियों में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम के मानेसर में इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक के परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक वाले परिवारों के 70% या इससे दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा। और हर खंड में टीबी की जांच के लिए मोलिकुलर टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। गरीबों को उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल यूनिट कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब दोस्तों चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के बारे में पढ़ लेते हैं। पीजे रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू होगी। कैथल, सिरसा और यमुनानगर जिले में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला, फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाल विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली शुरू की जाएगी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे पर भी माँ को लाभ मिलेगा। पहले माँ के पहले बच्चे पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, अब दूसरे बच्चे पर भी 5,000 रुपये दिए जाएंगे हरियाणा में। अब कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। गरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गरु व 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में दोहरी ट्रैक प्रणाली के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। और अगले 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाने के लिए हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। और अनुबंधित मानव शक्ति को ठेकेदारों से शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया। अक्टूबर 2021 में किया था इसका गठन। और श्रमिकों को नियत चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। और प्रदेश में दोस्तों 6 ESI अस्पताल भी स्थापित किए जाएंगे। और गुरुग्राम व फरीदाबाद में बाल श्रम पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत में 4 नए स्कूल खोलने की घोषणा की है। और मानसिक दिव्यांगों के लिए अंबाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी। एड्स पीड़ितों को 2,550 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों खेल क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां बनाई जाएगी। और खेल अकादमी योजना में 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियां खोलने का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। और रोजगार में मदद के लिए 1,000 युवाओं को साहसिक खेल गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जान लेते हैं सभी जिलों में एकीकृत सैनिक व अर्धसैनिक सदन खोले जाएंगे। और IMT सोहना में 662 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति शुरू की जाएगी। और परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष की पहल की शुरुआत की जाएगी। छोटे व्यापारियों व व्यवसायियों को प्रोत्साहन के लिए लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना शुरू की जाएगी। और हर जिले में साल में 1 बार जिला व्यापार मेला का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर में करवाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दोस्तों सिंचाई व जल संसाधन विभाग के बारे में पढ़ लेते हैं। गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 5,000 रिचार्ज बोरवेल की स्थापना की जाएगी।
नूह और गुरुग्राम जिलों की पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 200 क्यूसेक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण किया जाएगा। और जल जीवन मिशन के तहत 19 जिलों ने दोस्तों हर घर नल योजना को पूरा कर लिया, जबकि 3 जिले बचे हैं, जींद, पलवल और नूह, ये भी जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और गांव में जैव ऊर्जा संयंत्रों के लिए मैचिंग ग्रांट योजना शुरू की जाएगी। लोगों को पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए नई मैक्सी कैब नीति शुरू की जाएगी। गुरुग्राम के खेकड़ी दोला में मल्टी मॉडल सुविधा युक्त नए बस पोर्ट की स्थापना की जाएगी। और फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की जाएगी। करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई 3000 फुट से बढ़ाकर 5000 फुट की जाएगी। नारनौल में हवाई पट्टियों पर नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। अब दोस्तों पंचायती राज से संबंधित पढ़ लेते हैं। जिला परिषदों को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत व रखरखाव की जिम्मेवारी जिला परिषदों को दी गई है। ग्रामीण खंडों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण विकास के लिए दिव्य नगर योजना और 153 गांव में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। रोहतक, पनपत, यमुनानगर, हिसार में चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसों की पायलट योजना सहित नगर परिवहन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब पर्यटन विभाग के बारे में पढ़ लेते हैं, इनसे मिलते जुलते। सिखों की राजधानी लोहगढ़ को पर्यटन केंद्र के रूप में उभारने के लिए एक सिख हेरिटेज संग्रहालय व एक मार्शल आर्ट संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। गुरुकुल झज्जर में स्वामी ओमानंद जी के नाम पर राजकीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर की स्थापना की जाएगी। सरस्वती नदी को पुण्यधारा में लाने के लिए आदिबदरी में सोम नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। और सूरजकुंड में नवंबर मास में भी एक और शिल्प मेला का आयोजन किया जाएगा हर साल में। और जान लेते हैं फतेहाबाद जिले के कुंदाल में पूर्व हड़प्पा स्थल पर एक संग्रहालय म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। और बीमा कवर प्रदान करने के लिए हरियाणा में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास कंपनी की स्थापना की जाएगी। और बात करें दोस्तों पुलिस विभाग की, प्रदेश के 381 पुलिस स्टेशनों व 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 21 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और हरियाणा पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 15% किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आगे फिर से 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी दोस्तों, इनकी फिर से दोबारा से महिला कांस्टेबल की भर्ती निकलेगी, आप तैयारी में लगे रहो। और पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नए मकान बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब दोस्तों किस क्षेत्र को कितना बजट मिला इनके बारे में भी जान लेते हैं। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को 5988.76 करोड़ रुपए मिले हैं। शिक्षा को 20,250 करोड़ रुपए मिले दोस्तों, सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य क्षेत्र को 7925 करोड़ रुपए मिले हैं। उद्योग को मिले हैं 598.20 करोड़ रुपए। खेल व युवा मामले विभाग को मिले 540 करोड़ रुपए। और पढ़ लेते हैं लोक निर्माण को मिले हैं 4752 करोड़ रुपए। और सिंचाई व जल संसाधन विभाग को मिले दोस्तों 6136 करोड़ रुपए। जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिक विभाग को मिले 4554 करोड़ रुपए। बिजली व नवीकरण ऊर्जा विभाग को मिले 7203 करोड़ रुपए। नागरिक उड्डयन विभाग को मिले हैं 886 करोड़ रुपए, जबकि पंचायत राज को मिले दोस्तों 6826 करोड़ रुपए। और जान लेते हैं श्रम विभाग को मिले हैं 221 करोड़ रुपए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को 10,229 करोड़ रुपए मिले हैं। सभी को आवास सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 383 करोड़ रुपए रखे गए बजट में। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन को 530 करोड़ रुपए मिले हैं। सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण को 136 करोड़ रुपए मिले हैं। और जान लेते हैं शहरी स्थानीय निकाय विभाग को 8085 करोड़ रुपए मिले हैं। पर्यटन, पुरातत्व, कला संस्कृति विभाग को 310 करोड़ रुपए मिले हैं। शासन और लोक प्रशासन को दोस्तों 20,149 करोड़ रुपए मिले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को 109 करोड़ रुपए मिले हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग को 348 करोड़ रुपए मिले हैं। पुलिस और न्याय प्रशासन को दोस्तों 8,191 करोड़ रुपए मिले हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों इस बजट से बाहर या इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा नेक्स्ट एग्जाम में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।